अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि इंडक्टर में से एसी किस तरह से पास करता है, यानी एसी थ्रू एन इंडक्टर। ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। इंडक्टर सबसे पहले तो होता क्या है, इट इज़ अ कॉइल या एक सोलेनॉइड है कि एक सिंपल सा आपके पास कोई भी कोर मटेरियल होता है, उसके ऊपर हमने एक वायर को बाउंड किया जाए तो वो इंडक्टर बन जाता है। और थिक वायर हम इसलिए उसके ऊपर बाउंड करते हैं क्योंकि हमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि बहुत थोड़ी हो जाए, और आप जानते हो कि R=ρL/A होता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमारे पास अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी, लिहाजा हम नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी लार्ज वैल्यू हो। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए थिक वायर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो जाए उस तार की, उस इंडक्टर की। अच्छा जी, सो रेजिस्टेंस कम कर ली। अब आप एक और बात जानते हो कि जब एसी पास करता है एक इंडक्टर में से तो सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपका प्रोसेस आ जाता है उसके अंदर। और क्योंकि चेंजिंग आपके पास करंट होता है, जैसे करंट चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। सो वो जो बैक ईएमएफ है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंडक्टेंस के ऊपर और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर। और आपको मालूम है कि वो जो बैक ईएमएफ था उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन L = L × डेल्टा I बाई डेल्टा T। सो ये एक सिंपल सा सर्किट है, सिंपल एसी सोर्स लगाया हुआ है जो कि करंट इसमें से एसी पास कर रहा है, I = I0 sin of ओमेगा t। और इस एसी करंट की चेंजिंग करंट के फ्लो की वजह से जो बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हुई दैट इज़ L × डेल्टा I बाई डेल्टा T। L क्या है? L इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल की, इस इंडक्टर की। और L जो है वो हम हेनरी में मैयर कर रहे होते हैं। सिमिलरली I = I0 sin of 2πf × T भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2πf। सो अगर ये हमारी करंट की रिलेशन है और जिसकी वजह से बैक ईएमएफ हमारा ये बनता है, तो हमने ये कहा था कि अगर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। लिहाजा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी हम फॉर्मूला यही आएगा जो कि आपका बैक ईएमएफ का आया था, L × डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो V विल बिकम इक्वल टू L × डेल्टा I बाई डेल्टा T। अब यहाँ से हम ग्राफिकली निकालेंगे वोल्टेज की वैल्यू, और वोल्टेज आप देखो कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा I बाई डेल्टा T के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लिहाजा पहले हम ग्राफ बनाएंगे करंट का और फिर हम उसकी स्लोप लेंगे, क्योंकि डेल्टा I बाई डेल्टा T इज़ एक्चुअली द स्लोप ऑफ द करंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ से हम जब स्लोप निकालेंगे हर पॉइंट पे स्लोप लेके तो हमारे पास वोल्टेज निकलती आएगी। वाला ग्राफ जो है ये प्लॉट होगा। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है इसको मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। स्लोप होती क्या है? स्लोप इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा Y बाई डेल्टा X। ये इसका जनरल फार्मूला है स्लोप निकालने का। स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की ही ली जाएगी, कर्व की हम स्लोप नहीं निकालते। तो अगर कर्व कहीं मौजूद होगा तो हम उस कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होती हैं और उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती हैं। सो उस एक पॉइंट के ऊपर पहले टेंजेंट निकाली जाएगी और उस टेंजेंट के हिसाब से जो भी स्लोप बनेगी। स्लोप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि अगर आपका इस तरह का इंक्रीजिंग ग्राफ हो, लाइन अगर स्ट्रेट आपकी इस तरह की इंक्रीजिंग आ रही है, पहले 0 मतलब कम थी फिर ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है, तो ये इसका जो स्लोप निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी। इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इसकी स्लोप जो होगी नेगेटिव होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसकी स्लोप जो होगी वो 0 होगी। और अगर वर्टिकल लाइन होगी मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसकी स्लोप जो होगी ये मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, तो यहाँ से हम निकालते हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे ग्राफ करंट का। तो करंट का जो ग्राफ बनेगा, करंट की इक्वेशन थी I = I0 sin of ओमेगा t।
सो इसकी सिंपल सा ग्राफ बनना है साइन वेव का, कि 0 पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर इस तरह से नीचे की तरफ मैक्सिमम, फिर आपके पास 0 होगा, फिर दोबारा मैक्सिमम जाएगा। सो दिस इज़ अ सिंपल साइन ग्राफ है, साइन वेव है, जो कि हमने करंट के लिए बना दी। सो दिस इज़ द करंट वेव। अब आपने इससे निकालनी है वोल्टेज, और वोल्टेज इज़ द स्लोप ऑफ दिस करंट टाइम ग्राफ। तो हर पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालेंगे। अब सबसे पहले तो देख लें कि स्लोप हर पॉइंट पे है कैसी, कि ये ब्राउन कलर की जो लाइन मैं निकाल रही हूँ, दीज आर द टेंजेंट जो कि इन पॉइंट्स पे बनेंगे। सो ये इस तरह की वर्टिकल लाइन जो है वो हर ये जो आपकी टाइम एक्सिस को जब ग्राफ टच कर रहा है, जहाँ पे करंट 0 हो रहा है, वहाँ पे तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप बनेगी वो ये बनेगी, यानी जो टेंजेंट बनेगा वो ये बनेगा। तो मैं इन तमाम पॉइंट्स के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ कर देती हूँ। दीज आर द टेंजेंट्स। अब यहाँ पे जो मैक्सिमा वाले पॉइंट्स है, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो ये लाइन बनती है, यानी ये वो टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही हो। सो दीज आर द टेंजेंट्स जो कि मैक्सिमा के पॉइंट्स पे बनेंगे। अब आप एक चीज़ देखना कि नोट करें कि इन दो मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट्स के दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब की जो स्लोप बनेगी वो इंक्रीजिंग ही बनेगी, इंक्रीजिंग ग्राफ की तरह की ही बनेगी। टेंजेंट सारे इंक्रीजिंग ग्राफ जैसे ही बनेंगे, यानी यहाँ से लेके 0 से 90 डिग्री तक की जो हमारी तमाम वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी। अब यहाँ से जब 90 डिग्री से 0 की तरफ आ रहा है तो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो नेगेटिव आएगी, यानी इस पूरे पीरियड में हमारी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आनी है। फिर अगेन यहाँ से लेके 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक के लिए आपके पास दोबारा से ये जो है ये वाला ये लाइन आप चेक करो, इस जैसी है या इस जैसी है, ये एक्चुअली इसके पैरेलल है। सो हमारे पास नेगेटिव ही स्लोप आएगी। और जब अगेन आप इंक्रीजिंग की तरफ जाओगे तो ये दोबारा से आप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहे हो, लिहाजा दोबारा आपके पास पॉजिटिव स्लोप आएगी। ये पॉइंट्स पे स्लोप्स आप देख सकते हो, दिस इज़ मैक्सिमम स्लोप, और ये जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। सो मैं छोटे छोटे से डॉट्स लगाने लगी हूँ। और माय वोल्टेज कर्व, तो अगर यहाँ मैक्सिमम होगी वोल्टेज तो फर्ज करें दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ वोल्टेज, तो ये आ गई आपकी वोल्टेज का मैक्सिमम। यहाँ पे आपकी है वोल्टेज 0, सो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लगा देती हूँ, 0 के ऊपर आ गया, यानी स्लोप जो है करंट की इस पॉइंट पे वो हो रही है 0। तो इसका मतलब है वोल्टेज 0 हो रही है। लेकिन ये 0 से 90 डिग्री के दरमियान में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये देख लो आप, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आ रही हैं। अच्छा, यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट हुए थे हम, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगेन मैक्सिमम है आपकी स्लोप, तो जितना हमने ऊपर लगाया था उतना ही नीचे रखते हुए यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ। ये आपका आ गया पॉइंट फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ अगेन 0 हो रही है, 0 स्लोप आएगी, सो ये आ गया पॉइंट मेरा 0 वोल्टेज का। यहाँ अगेन मैक्सिमा जा रहा है और ये पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पोर्शन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 270 से 360 डिग्रीज के लिए वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, लिहाजा ये हमने पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था। इन सारे पॉइंट्स को अब मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये मैं अगर ज्वाइन करूँ तो ये पॉइंट आया इस पॉइंट के साथ मिलके, ये गया यहाँ पे, और फिर आप ऊपर की तरफ जाते हो ये पॉइंट से मिलाते हुए ये आ गया। सो इट इज़ अगेन आ साइन कर्व। साइन कर्व ही है, लेकिन करंट जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा था वहाँ वोल्टेज जो है वो मिनिमम हो रही है, और जहाँ करंट मिनिमम था वहाँ वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम जा रही है। बाकी ये साइन कर्व ही है। तो आप यहाँ पे इसकी अगर फेज डायग्राम बनाएंगे, सो फेज डायग्राम ये है कि अगर करंट आप लोगों का 0 पे था
तो ये 0 डिग्री के लिहाज से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये हमने करंट की एक लाइन वेक्टर शो कर दिया। और जो वोल्टेज है दिस इज योर वोल्टेज कर्व, और ये सारी की सारी भी ऐसे ही साइन वेव की तरह बिहेव कर रही है। अब आप देखो कि जब आपका करंट 0 पे है तो वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम पे आ जाए। सो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पे लीड कर रही है करंट को। फेज डायग्राम इस तरह की बनेगी, करंट हम 0 डिग्री पे रखते हैं तो 90 डिग्री के ऊपर जाके हमने वोल्टेज रखना है। आप लोगों ने एक लफ्ज़ याद रखना है, लास्ट टाइम मैंने आपको आइस का लफ्ज़ बताया था, अब आपने याद रखना है ELI लाइट। दरमियान में आपका आता है डिवाइस, और आगे पीछे जो है वो वर्ड्स शो करते हैं कि कौन पहले आया तो वो लीड कर रहा है, जो बाद में आया वो लैग कर रहा है। सो इस केस में EMF यानी वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपका जो है वो लीड कर रहा है करंट को। इन केस ऑफ इंडक्टर L जो है वो इंडक्टेंस को शो कर रहा है, तो इंडक्टर में से गुजरते हुए वोल्टेज लीड करती है करंट को। सो अगर आप ये वर्ड याद रखोगे तो आपको MCQ के लिहाज से जो है वो याद रखना आसान हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ सर्किट्स में मुख्तलिफ सर्किट की रिक्वायरमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, एक लास्ट टाइम हमने एक नई टर्म देखी थी, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे या रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो इट इज अगेन द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस कॉइल टू द फ्लो ऑफ AC को फ्लो करने में जो रुकावट आ रही है उसकी मेजरमेंट के लिए रिएक्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। XL से हम उसे डिनोट करते हैं, और XL इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। अगेन V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला है, वहाँ बस R नहीं हमने लगाना, R रेजिस्टेंस थी। नई टर्म जो है वो है रिएक्टेंस, X है, और चूंकि हम AC की बात कर रहे हैं इसलिए हम RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, L जो है वो इंडक्टेंस को शो कर रहा है, तो VRMS जो है RMS वैल्यू है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, IRMS जो है ये RMS वैल्यू है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की। तो XL जो है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय 2 पाई f इंटू L। डेरिवेशन आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। आपने डायरेक्ट रिलेशन को याद रखना है कि XL इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू L विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड करती है AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे और उसकी इंडक्टेंस L के ऊपर। इन दो चीज़ों के ऊपर मेन डिपेंडेंस है रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल की। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस भी कम होगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि DC की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, DC के लिए फ्रीक्वेंसी इज़ 0। सो अगर यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पे 0 लगा दूंगी तो रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगी। मतलब अगर एक इंडक्टर में से DC पास करेगा तो उसको कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, उसको कोई ऑपोजिशन नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस इंडक्टर की हमने नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की हुई थी। सो लिहाजा चूँकि डायरेक्ट करंट होगा, चेंजिंग करंट भी नहीं होगा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई इंड्यूस EMF नहीं आएगा। तो जब इंड्यूस EMF नहीं आएगा तो कोई ऑपोजिशन भी नहीं आएगी। जबकि AC के केस में चूँकि आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो चेंजिंग करंट होता है, और चेंजिंग करंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो रही थी, वो आपका केस आएगा AC के केस में। तो AC जब भी गुजरेगा तो यहाँ पे काफ़ी हाई इसको रेजिस्टेंस ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा इसमें से गुजरते हुए, लेकिन DC जब गुजरेगा तो उसको कोई ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए रिएक्टेंस जो होगी वो 0 हो जाएगी। सो ये परमिट करता है, DC को गुजरने देता है, AC को ये ब्लॉक करता है इंडक्टर। हाई F XL लार्ज है, XC स्मॉल होता था, क्योंकि आपको अगर याद हो तो XC वॉज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का आपस में एक दूसरे के टोटली उलट चलेगा। सारी डेरिवेशन भी आप नोट कर लीजिएगा कि उलट चलती है। वहाँ पे हम वोल्टेज से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम करंट से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे 1 बाय ओमेगा C था इसका फॉर्मूला,
जबकि यहाँ पे सिंपल ओमेगा एल है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, उस केस में कैपेसिटर के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के। जबकि सिंपल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। अगर सिंपल रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मैं इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करने लगी हूँ। क्वार्टर्स किस तरह से कर रही हूँ, 0 से 90 डिग्री के दरमियान दिस इज़ योर फर्स्ट क्वार्टर। 180 डिग्री पे मैं इसका सेकेंड हाफ, ये आ गया। फिर 270 डिग्रीज पे और फिर 360 डिग्रीज पे। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक पूरे साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जो करंट का ग्राफ है दैट इज़ ग्रीन और वोल्टेज का जो ग्राफ है दैट इज़ ऑरेंज। तो ये जो करंट का आपका ग्राफ आ रहा है ये चीज़ ये पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। सो हमारे पास क्या बनेगा, V इंटू आई विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी सप्लाई हुई है इंडक्टर को, इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो है वो स्टोर हो गई है, एनर्जी स्टोर हो रही है आपके इंडक्टर के अंदर। अगले क्वार्टर में आ जाएं तो अगले क्वार्टर के अंदर आप ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है इस 90 से 180 के दरमियान में करंट जो है ये पॉजिटिव है वैल्यूज़, लेकिन इसकी जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, तो V इंटू आई विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है जितनी पावर उसने यहाँ पे डिलीवर की थी वो सारी की सारी अब दे रहा है वापस, मतलब सप्लाई कर रहा है। कौन कर रहा है सप्लाई, इंडक्टर सप्लाई कर रहा है वापस से सर्किट के अंदर पावर सप्लाई कर देता है, तो पावर लूज हो जाती है उसकी। फिर अगले साइकिल में यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वार्टर में अगर आप चेक करो तो आपका करंट नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होती है, लिहाजा V इंटू आई विल भी पॉजिटिव। अगेन पावर गेन होगी, पावर डिलीवर करेगी होगी, पावर स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी आपके इंडक्टर के अंदर। अगले क्वार्टर में आप देखो कि आपके पास करंट नेगेटिव है लेकिन जो आपका वोल्टेज है दैट इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव विल बी अगेन नेगेटिव। तो जितनी एनर्जी इसने स्टोर की थी वो सारी डिलीवर कर देगा नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। सो ओवरऑल आपका एक प्योर इंडक्टर सर्किट जो होता है वो किसी किस्म की पावर डिसिपेशन नहीं करता। नो पावर इज डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर। तो एक प्योर इंडक्टर किसी किस्म की पावर डिसिपेट नहीं करता। देयर इज़ नो नेट चेंज ऑफ एनर्जी इन अ कंप्लीट साइकिल। तो इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। तो कॉइल को हम आमतौर पे इसमें कंट्रोल करने के लिए, एसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही लेकिन हमारा एसी जो है वो कंट्रोल हो रहा है, उसको ऑपोजिशन का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। लिहाजा इस तरह का जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं इंडक्टेंस कॉइल के अंदर वो कहलाता है चोक। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कंप्लीट आपने डिटेल में बताना होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये है कि क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या होती है, इसकी फेज डायग्राम क्या है, किस तरीके से इसकी डिपेंडेंस क्या है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये क्यों ब्लॉक करता है एसी को और परमिट करता है डीसी को। तो इसमें से डायरेक्ट करंट तो पास कर जाता है लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों पास नहीं कर सकता। फॉर ऑनलाइन असेसमेंट लॉग ऑन to www.testmaker.pk।